आपका एक बार फिर से सारंग गुरु डिजिटल क्लास में स्वागत है। मैं ओम प्रकाश गिरी। मानव प्रजनन की चर्चा चल रही है। इस सीक्वेंस में आज का जो टॉपिक है निषेचन और अंतररोपण, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड दैट इज द इम्प्लांटेशन। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। एक बात कंफर्म कर लें फिर से, हम लोग बार बार ये बात किए हैं कि ओवरऑल जहां पर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक प्रजनन की जब बात होती है तो लैंगिक प्रजनन में एंटायर प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है, सबसे केंद्र में आता है प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन और इसके पूर्व की घटनाएं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हो जाते हैं और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि निषेचन हो जाता है उसके बाद की जो घटनाएं होती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होती हैं। ये बात हमें दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो क्लियर है? तो इससे क्या साबित हो रहा है? जब हम बात करते हैं लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वहां पर एक बात क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो घटनाक्रम है वह घटनाक्रम है निषेचन का। तो उसी निषेचन की हम बात करेंगे कि जब मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, कैसे होती है, कब होती है, ये सारी घटनाक्रम की बातें आज के वीडियो में हम लोग करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको समझना पूरे प्रजनन की प्रक्रिया को, पूरे लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही दूसरा टॉपिक जो हमारा है इम्प्लांटेशन, अंतररोपण। ये इम्प्लांटेशन भी यहाँ पर एक विशिष्ट घटनाक्रम है। कहाँ होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चा आज की वीडियो में होगी। ओके, तो निषेचन और अंतररोपण की बात हम करने जा रहे हैं। तो इस निषेचन और अंतररोपण की घटना में जब हम निषेचन की बात करते हैं तो निषेचन के बारे में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। निषेचन वह प्रक्रिया है जहां पर जिसमें कि नर और मादा युग्मकों का संयुग्मन होता है। एक नर युग्मक है और इस नर युग्मक के साथ मादा युग्मक का संलयन होता है। यही हम बात जानते आ रहे हैं। तो यहां पर नर युग्मक क्या है मनुष्यों में? तो नर युग्मक है शुक्राणु, शुक्राणु है, और मादा युग्मक क्या है? तो अंडाणु है। तो इस नर और मादा युग्मकों का संलयन होगा, दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये निषेचन की प्रक्रिया होगी। यहां इस बात को फिर हम दोहरा लेते हैं कि जो भी युग्मक हैं, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया विशिष्ट क्यों थी? क्योंकि युग्मक जब बनते थे तो युग्मक अगुणित संरचना बन जाते हैं। रिव्यू करिए, पौधों के केस में भी और जंतुओं के में भी जहां भी युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होगी, तो युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया होगी तो जो युग्मक बनेंगे, युग्मक नाम की जो संरचना है, ये युग्मक नाम की संरचना कैसी होगी? तो अगुणित होगी। और ये अगुणित होने का इसका फायदा क्या है? इसको हम स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। जब एक अगुणित कोशिका
दूसरी अगुणित कोशिका के साथ संलयन होगी, संलयित हो रही है। तो जो युग्मनज बनेगा, जो बनने वाली संरचना है वो कौन सी है? वो युग्मनज है, युग्मनज बन रहा है। और ये युग्मनज जो बन रहा है वो n होगा? नहीं, ये हो जाएगा 2n, यानी कि ये संरचना जो है ये द्विगुणित हो जाएगी, ये द्विगुणित संरचना हो जाएगी। क्लियर हो रही बात? तो यही सबसे बड़ा युग्मक के बनने का एडवांटेज है, एक स्पेशल फीचर होता है, जिसकी वजह से जब भी लैंगिक प्रजनन होगा तो उस लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में युग्मक बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है। अब मनुष्यों के केस में ये प्रक्रिया कहां होगी, कब होगी, कैसे होगी? पौधों में हमने पढ़ा था, थोड़ा सा उधर से भी हम बात करते चले। तो एक कंपैरेटिव स्टडी जो होगी, तुलनात्मक अध्ययन जब हम करेंगे तो हमारा जो डाउट्स होंगे, जो हमारे संदेह हैं वो कम होंगे, मिनिमाइज होंगे। और हमारे पढ़ने का, ज्ञान लेने का सबसे बड़ा मकसद तो यही है कि हमारे संदेह खत्म हो, समाप्त हो। तो पौधों में क्या बात हुई थी? पौधों में हमने पढ़ा था दोहरा निषेचन हुआ था, डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था। लेकिन जंतुओं में ऐसी कुछ प्रक्रिया नहीं है। जब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। एक बात और तुलना हम करते हैं, पौधों में परागण की प्रक्रिया थी, क्योंकि नर और मादा अपने अपने स्थान पर स्थिर थे, तो वहां पर परागण होता था। परागण में स्वपरागण हुआ, पर परागण हुआ। पर परागण के लिए तमाम तरह के सहायकों का सपोर्ट लेना पड़ा। यहां ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। और उसकी जगह क्या होता है, यहां पर इंसेमिनेशन होता है, विरसेचन शब्द आता है, जिसको कि हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तो हम अपनी बुक के अकॉर्डिंग देखना शुरू करें, हमारी बुक क्या क्या कह रही है। निषेचन एवं अंतररोपण, निषेचन बोले तो फर्टिलाइजेशन, अंतररोपण दैट इज द इम्प्लांटेशन। स्त्री एवं पुरुष के संभोग, मैथुन के दौरान शिश्न द्वारा, पेनिस द्वारा शुक्र वेर सीमेन, दैट इज द सीमेन। एक्चुअली सीमेन स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी विरसेचन होता है। यहां पर सीमेन का डिपोजिशन होगा, जमा किया जाएगा। जब नर और मादा संभोग करेंगे तो उस प्रक्रिया में पुरुष के पेनिस के द्वारा फीमेल के वजाइना में सीमेन छोड़ा जा रहा है, जिसको विरसेचन कहते हैं। ये प्रक्रिया हो गई इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन के लिए ये मैथुन, संभोग, दैट इज द प्रोसेस ऑफ द क्वाइटस या कपलेशन अंग्रेजी में शब्द है। तो जब एक दूसरे के करीब आएंगे और मेल सेक्स ऑर्गन, जो एक्सटर्नल मेल सेक्स ऑर्गन है, दैट इज द पेनिस, दैट शुड बी इंसर्टेड इनटू द वजाइना, और इसके बाद सीमेन डिस्चार्ज होता है फीमेल के वजाइना। गतिशील शुक्राणु हम लोगों ने पढ़ा था जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, शुक्राणु जनन की बात कर रहे थे, तो कि जितने भी शुक्राणु हैं उसमें से 60% गतिशील होने चाहिए। उस 60% में भी 40% जो हो अति गतिशील हो, बिल्कुल तीव्र गति से चले, तभी वो मेल फर्टाइल होगा, वो प्रजनन करने में सक्षम होगा। तो गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय की ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे। तो वजाइना के थ्रू, योनि के थ्रू गर्भाशय में गए और अंततः अंडवाहिनी नली के
तुम्बिका एम्पुला के क्षेत्र में पहुंचते हैं। एक रफ डायग्राम मैं खींच रहा हूं, अभी डायग्राम हम लोग देखेंगे। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा यूटेरस का, ये गर्भाशय, ये योनि है। तो यहां से योनि से यहां से शुरू हो रहा है, सीमेन का डिस्चार्ज हो रहा, और ये चलते 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 कहाँ आ गया, गर्भाशय में आ गया। और गर्भाशय के बाद इसको फाइनली कहाँ पहुंच रहा है, अंडवाहिनी नली के फैलोपियन ट्यूब के तुम्बिका एम्प्यूला वाले रीजन में। यहां एम्प्यूला रीजन, स्थमस में नहीं, बिल्कुल उसको एम्प्यूला रीजन में पहुंचना है। तो अब यहां हम एक बात और देख लेते हैं कि जो अंडवाहिनी नली है, फैलोपियन ट्यूब है, इसका दोहरा काम हो जाता है। एक तो ये अंड का ट्रांसफर करती है, और दूसरा काम क्या हो रहा है, बहुत महत्वपूर्ण घटना क्या हो रही है यहाँ पर, कि निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नली में ही संपन्न होती है। और अंडवाहिनी नली के भी किस भाग में, एम्प्यूला रीजन में, जिसको हिंदी में तुम्बिका बोलते हैं, यहां पर निषेचन हो रहा है। तो दो काम हमको याद रखना होगा। कौन कौन सा काम, पहला कि अंडवाहिनी नली एक तो अंड का संवहन करती है, दूसरा क्या करती है, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, तो एम्प्यूला रीजन तक पहुंचते हैं। इसी बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु भी तुम्बिका क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं, जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाए। टाइमिंग कन्फर्म होनी चाहिए। यही वजह है कि हर बार का क्वाइटस या कपलेशन, कई बार मैथुन करते हैं, लेकिन हर बार का मैथुन का अंत निषेचन नहीं हो सकता। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग दोनों चीजें समझते हैं। क्या, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र की बात समझे, और वीर्यसेचन की बात समझे। तो मासिक चक्र के दौरान ही अंड का निर्माण होना है और अंड को रिलीज होना है, मोचित होना है, दोनों काम तभी होगा यहाँ ओवरी से। तो हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जब मासिक चक्र शुरू होता है तो मासिक चक्र का शुरुआत जो होगी, प्रारंभ कहाँ से होगा, वो ब्लीडिंग से होगा, रक्तस्राव से शुरू होगा। और उस रक्तस्राव के प्रारंभ होने के लगभग 14वें दिन, ऑफिशियली तो हम 14वें दिन कहते हैं, हो सकता है कि वो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो हम फिर 14th डे, अच्छा इसके साथ दूसरी बात और हुई थी, यहां पर बताया था मैंने, क्या, सेफ पीरियड की बात किए थे कि 10 से लेकर 17वें दिन तक, 10वें दिन से लेकर 17वें दिन को हम सेफ पीरियड बोलते हैं। अच्छे, नाम इसका उल्टा है, इसको कहते तो सेफ पीरियड है, लेकिन ये सेफ पीरियड नहीं होता, ये सेफ्टी पीरियड कहा जाए। यहां सेफ्टी रखना होता है। अगर गर्भ, किसी महिला को, किसी दंपति को गर्भ धारण नहीं करना है तो उनको इस दौरान, इस 10वें दिन से 17वें दिन तक क्वाइटस से बचना है, मैथुन क्रिया से बचना चाहिए। तो ये ओव्यूलेशन का डेट है, 14वां दिन अंड मोचित होंगे। तो अगर ये 14वें दिन के आसपास, मैक्सिमम टाइम ऑफिशियली तो 48 to 72 आवर्स दिया जाता है कि अंड जीवित रहेगा इस अंडवाहिनी में आकर, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम 48 आवर्स तक। तो 14वें दिन के आसपास अगर क्या होगा, क्वाइटस हो रहा है, संभोग की प्रक्रिया हो रही है, तभी अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय में तुम्बिका क्षेत्र में मिलेंगे। इज इट क्लियर? ये टाइम पीरियड कन्फर्म होना चाहिए। तो दोनों एक समय में तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं, तो लगभग इसी समय के आसपास ये दोनों एक साथ मिल सकते हैं, और ये गर्भाधान के लिए समय सबसे सुटेबल होता है।
पहुंच जाए। यही कारण है जिससे कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन व सगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये क्लियर होना चाहिए कि सुटेबल टाइम में ही क्वाइटस हो, और जब वो सुटेबल टाइम कौन सा है, एट द टाइम ऑफ द नियर बाई द, लगभग ओव्यूलेशन के आसपास का समय। इज इट क्लियर? तो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हुई। अब निषेचन की प्रक्रिया जब संपन्न हुई तो फिर इसके बाद होगा क्या, अंतररोपण। तो अंतररोपण की क्रिया के लिए अब स्थानांतरण होगा, और एक डायग्राम हमको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं डायग्राम में कुछ शुक्राणुओं द्वारा घिरा हुआ अंडाणु, एक अंडाणु है, और अंडाणु के ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है, एक तो है ट्रांसपेरेंट जोना पेलुसिडा की लेयर, और जोना पेलुसिडा के ऊपर कोरोना रेडिएटा की लेयरिंग है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है। अब इन प्रोटेक्टिव कवरिंग से सुरक्षात्मक कवच के अंदर शुक्राणु कैसे प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद क्या प्रक्रियाएं होंगी, इसकी बात हम देखते हैं। इस डायग्राम में हम फिर से देख लें, ये एक स्पर्म है, शुक्राणु है, और उसके 3 हिस्से हैं। तो इस 3 हिस्सों में ये हेड रीजन जो होता है, ये बॉडी है, ये टेल है। तो हेड रीजन में जो सबसे आगे जो कैपिंग वाला पार्ट है, वो रीजन कौन सा है, वो है एक्रोसोम का। और एक्रोसोम से हम जानते हैं कि एंजाइम्स रिलीज होंगे, और ये एंजाइम्स जो रिलीज होंगे वो दोहरा काम करते हैं। पहला काम क्या करेंगे कि ये कोरोना रेडिएटा के अंदर जो जोना पेलुसिडा की लेयरिंग है, टफ लेयरिंग, इसको डिजॉल्व करते हैं, और डिजॉल्व करने के बाद इस स्पर्म के जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट कराते हैं। 2 प्रक्रियाएं होगी, एक तो यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल आएगा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि ये जो अंडाणु दिखा रहा है, ये अंडाणु अभी तक पूरी तरह मैच्योर नहीं है। इसी से हमने बताया था जब हम अंडाणु जन्म की बात कर रहे थे कि ये वर्षों वर्षों की तपस्या है, जबकि एक अंडाणु तैयार होता है। आइए इसको देखते हैं कैसे क्या है। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, इसकी हम बात कर चुके हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, और अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु अपने तो अंदर चला जाएगा, लेकिन दूसरे किसी को, सपोज दैट ये नियरेस्ट है 1 2 3, हम देख रहे हैं 3 स्पर्म यहां पर है। तो इन 3 स्पर्म में जो भी पहले पहुंच गया, नंबर 1 सबसे करीब आ गया है, तो जो ही नंबर 1 जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, तो एक टफ लेयर यहां पर फॉर्म हो जाती है इसके एंट्री के बाद कि दूसरा कोई नहीं आ सकता है। इज इट क्लियर? एक अंडाणु के साथ सामान्य अवस्था में सिर्फ एक शुक्राणु ही निषेचन की प्रक्रिया को करेगा। तो प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है, जोना पेलुसिडा को हार्ड बनाएगा। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। यहां पर मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जहां पर मोर देन 1 बेबीज होते हैं, मल्टीपल ट्विंस हो जाते हैं, वहां की केसेस अलग होती है। बहुत सारे केसेस में ये भी पाया गया है कि एक महिला में एक साथ में 2 अंडाणु रिलीज होते हैं।
एक बार में एक अंडाणु निषेचित हुआ, वे विघटित होके ट्विंस बन जाते हैं, जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं। तो ये सारी असामान्य प्रक्रियाएं हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम सामान्य स्थिति की बात कर रहे हैं। ओके, तो आते हैं। तो एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकते हैं। अग्रपिंड, दैट इज एक्रोजोम, याद कर लीजिए, अग्रपिंडक ये है एक्रोजोम। एक्रोजोम ये हेड रीजन पर है, इसी हेड रीजन की मैं बात किया था। का श्रवण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के मध्य से अंडाणु के कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। इस एक्रोजोम का क्या है कि ये एंट्री में, इसके अंदर आने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और अब यहां से कहानी दूसरी, हमने कहा था ना कि अंडाणु जो है, ये अंडाणु अभी मैच्योर नहीं हुआ है। अब जब इसमें क्या होता है, एक बात और तुमको बता दे, इसके 3 पार्ट है स्पर्म के, हेड, बॉडी और टेल। तो इसमें एक्रोजोम के साथ साथ इसमें स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए यहां पर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होता है, और वो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है इस अंडाणु के क्या, मियोसिस को, प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए। अभी इसका पूरा डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ है। एक पोलर बॉडी तो बन गया था, लेकिन दूसरा पोलर बॉडी अभी निकलेगा, अभी बनेगा। अब आते हैं, यहां जब पहुंच रहे हैं, प्रवेश करने में मदद करता है। यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। जो असली बात हमको समझना है कि अंडाणु का मियोसिस डिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था, अब जाके उसका मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा। क्या, फिर से देखते हैं, यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है, अनइक्वल होगा। पहला भी जो डिवीजन हुआ था, मियोटिक डिवीजन जो हुआ था अंडाणु में, तो अनइक्वल था, जो पोलर बॉडी छोटी सी बनी थी। यहाँ दूसरा वाला भी होगा, और इसके बाद भी क्या बन रहा है, द्वितीय ध्रुवीय पिंड बन रहा है, सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है। और ये डायग्राम एक देख लेते हैं, जैसे ये है, तो इसके डिवीजन होने पर दोनों बराबर संरचनाएं होनी चाहिए, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो रही हैं। एक छोटी सी संरचना बन रही है और एक बड़ी सी संरचना बन रही है। ये है द्वितीय ध्रुवीय बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी, ये, और ये बन रहा है अंडाणु। ये अंडाणु बनेगा, ये अंडाणु बनेगा। इज क्लियर? अनइक्वल डिवीजन हो रहा है। द्वितीय ध्रुवीय पिंड सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है, और एक अगुणित अंडाणु, अब ये बना अगुणित अंडाणु बन रहा है। ये अगुणित अंडाणु बना, ये अंडाणु डिंबाणु प्रसू या ऊटोइड बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्रक के साथ संलयन हो जाएगा। अब जब ये बन गया, तो अब ये जब अंडाणु बना, और अंडाणु बनने के बाद जाके इसका संलयन होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन किसके साथ? तो विद द स्पर्म के साथ, शुक्राणु के साथ अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन होता है, जिससे कि द्विगुणित युग्मनज जाइगोट की रचना होती है। एक युग्मनज में कितने गुणसूत्र होंगे? तो जब मनुष्यों की बात होगी तो 46 क्रोमोसोम्स होंगे गुणसूत्र, यानी कि 23 पेयर्स गुणसूत्र बनेंगे
ये कन्फर्म है। वो अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो जिस भी प्रजाति की बात होगी उसके हिसाब से होगा। यहाँ हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसी हेडिंग में हमको सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात समझनी है, जिसको कि हम सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, लिंग निर्धारण, कि होने वाला बच्चा, होने वाली जो संतति है वो नर होगी कि मादा होगी। इट क्लियर? तो इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी हम कहानी और समझ लें। क्या कि कहानी ये है कि जब भी मादा के केस में, फीमेल के केस में एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स की पेयरिंग होती है और मेल के केस में एक्स या और वाई क्रोमोजोम्स होते हैं। इज इट क्लियर? ये बात हम लोग जानते आए हैं, 10th में भी पढ़ा था। तो जब भी फीमेल के केस में जितने भी अंडाणु बनेंगे वो क्या होंगे? एक्स क्रोमोजोम वाले होंगे, एक्स गुणसूत्र वाले होंगे, एक्स गुणसूत्र होगा उस सब में, ये ठीक है ना। तो वहां तो कोई इकट्ठा ही नहीं रही। कहानी यहां पर है मेल के केस में। अब यहां क्या होगा कि 50% जो स्पर्म बनेंगे वो एक्स क्रोमोजोम बियरर होंगे और 50% क्रोमोजोम जो होंगे वाई क्रोमोजोम बियरर होंगे। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ रही है। क्या? अब ये स्पर्म्स हैं 50% एक्स वाले और 50% वाई वाले। यहां जितने भी अंडाणु हैं सब के सब एक्स क्रोमोजोम बियरर हैं। तो क्या होगा? तो ये कन्फर्म है कि जब एक्स क्रोमोजोम के अंडाणु वाई क्रोमोजोम से मिलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। और जब एक्स क्रोमोजोम के शुक्राणु अंडाणु से मिलेंगे तो उस कंडीशन में पेयरिंग क्या होगी? एक्स और एक्स की होगी पेयरिंग। तो एक रफ आइडिया अगर हम लेते हैं तो ये कंडीशन आ रही कि लगभग 50% प्रोजेनी एक्स क्रोमोजोम बियरर होंगे और 50% प्रोजेनी वाई क्रोमोजोम बियरर होंगे। ये कंडीशन होती है। लेकिन ये कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि कौन सा स्पर्म, कौन सा शुक्राणु किस समय निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेगा? ये तो निश्चित नहीं है। अब इसी कारण से जो लिंग निर्धारण है, सेक्स डिटर्मिनेशन या हम कहें कि लिंग निर्धारण, और ये लिंग निर्धारण किसका हो रहा है? तो संतति का, होने वाली संतति का लिंग निर्धारण डिपेंड किस पर करता है? तो इस कंडीशन में हम फीमेल को बरी कर देंगे ना, बिल्कुल बरी कर देंगे, क्योंकि उसका तो कंफर्म है कि उसके जितने भी अंडाणु हैं वो सब एक्स क्रोमोजोम बियरर है। बचता कौन है? तो मेल, पुरुष। तो उसके कंडीशन में 50% एक्स हो जा रहे हैं, एक्स, और 50% वाई क्रोमोजोम वाले हैं। तो मुख्य रूप से संतति के लिंग निर्धारण में भूमिका किसकी हो रही? तो शुक्राणुओं की हो रही है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि लिंग निर्धारण की भूमिका किसकी है? तो नर की है, न कि मादा की है, पुरुष की है, न कि स्त्री की है। इसको पढ़ भी लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी हमारा। चलिए यही शुरू करते हैं। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए
कि इसी चरण में शिशु के लिंग का निर्धारण यानी लड़का या लड़की का होना निश्चित हो जाता है। यही बात हम लोग की। आइए देखें यह कैसे होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों अंडाणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं। कंफर्म है, बात हम लोग कर चुके हैं। जबकि पुरुष युग्मकों शुक्राणुओं में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। 50-50% का मामला आ गया। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र होते हैं और दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज जो जाइगोट बन रहा है में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होती है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में कौन अंडाणु का निषेचन करता है। वही बात आ गई कि स्पर्म कौन सा है। जिस युग्मनज में XY गुणसूत्र होंगे वह एक मादा शिशु के रूप में, जबकि XY वाले नर गुणसूत्र होंगे। ये कहानी में होंगे, XY मेल हो जाएगा और XX फीमेल हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग जब हम जेनेटिक्स में आ जाएंगे तो जेनेटिक्स में एक बार फिर से इसकी डिटेलिंग है और 6 लिंक्ड इनहेरिटेंस की बातें भी हम लोग करेंगे कि लिंग से संबंधित कौन सी तमाम बीमारियां हैं। बहुत सारी ऐसी आनुवंशिक बीमारियां हैं जो कि नर को होती हैं, मादा को नहीं होती। उनकी हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। थोड़ी सी कहानी अभी और है। अब यहां जब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही, कहां पर, नलिका में, डिंब नलिका में जाइगोट का डिवीजन शुरू हो जाएगा। समसूत्री विभाजन, विदलन, क्लीवेज इसको कहते हैं। पूरी प्रक्रिया नहीं है, यहां पर कंप्लीट सेल डिवीजन नहीं होता है। एक बात हमको और आपको याद रखना है, इसी से एक नाम दिया गया है विदलन या क्लीवेज। यहां पर तो हम समसूत्री विभाजन लिखे हैं, लेकिन ये पूर्ण समसूत्री विभाजन नहीं होता है, क्लीवेज होता है। सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं, अटैच रहती हैं। की शुरुआत तब हो जाती है जब युग्मनज अंडवाहिनी के संकीर्ण पश्च कहां से निकला, एम्प्यूला से निकला, स्थमस की ओर बढ़ रहा है, से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अब गर्भाशय की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अब ये डायग्राम से हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर है एम्प्यूला का, ये रीजन है स्थमस का, ये पूरा रीजन स्थमस का है और यहां पर आके ल्यूमेन हो जाएगा। तो यहां से अब डिवीजन शुरू हो गया। यहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया हुई, यहां ओवरी से ओवम निकला, यहां आया, फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहीं पर फैलोपियन ट्यूब में ही अब फैलोपियन ट्यूब का तीसरा काम आ गया, क्या कि यहां पर सेल डिवीजन भी हो रहा है। यहां पर जाइगोट का सेल डिवीजन भी हो रहा है और